दुनिया में एक अपोकलिप्स फैल जाता है और हर जगह खतरनाक खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ दिखने लगते हैं। इस अफरा तफरी और कत्लेआम के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जोंग मिन इस पागल अपोकलिप्टिक दुनिया में बिल्कुल बेगाना महसूस करता है। उसने हमेशा सोचा था कि दुनिया का अंत ऐसे होगा, लेकिन उसकी मौत उसी की टीम के लोगों के हाथों होती है। चलो चलते हैं 10 साल पहले की दुनिया में, जब एक बड़े बदलाव ने सब कुछ बदल दिया था। लंबे परसिता इंसान बन गए थे, खून के प्यासे म्यूटेंट्स बन गए थे। म्यूटेंट्स ने तेज गति से लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया। तभी आसमान से अजीब व्हील्स नीचे आने लगे। इंसानों ने जल्दी पता लगाया कि ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में क्रिस्टल्स होते हैं जो व्हील्स को घुमाने के काम आते हैं, जिनसे हथियार, जीन मेडिसिन और सुपरनैचुरल पावर तक मिल सकती हैं। जिंदा रहने के लिए लोग इन व्हील्स के लिए लड़ने लगे और दुनिया एक खौफनाक सर्वाइवल गेम बन गई। जॉम ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दिए और आखिरी 10 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद वो एलीट मॉन्स्टर फाइटिंग टीम का हिस्सा बन गया। उसने सोचा था कि मेहनत का फल एक बेहतर फ्यूचर होगा, पर उसका अंजाम धोखे और मौत में हुआ, अपने ही टीममेट के हाथों। जब उसे लगा सब खत्म हो गया है, वो जागता है अपने पुराने घर में, एक लड़की के पास जो अपोकलिप्स के शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी। नंगा और परेशान उसे पता चलता है कि आज 10 सितंबर 2020 है, अपोकलिप्स के शुरू होने से एक दिन पहले। अपोकलिप्टिक यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं और वो सोचता है कि फिर से वो वही डरावना सपना जीने जा रहा है। पर फिर उसके अंदर एक नई डिटर्मिनेशन जागती है। 10 साल की सर्वाइवल स्किल्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस याद करके वो डिसाइड करता है कि इस बार अपना किस्मत बदल देगा। उसने सोच लिया है कि अपने नॉलेज का यूज़ करके वो आने वाले कयामत में सर्वाइव करेगा और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जिएगा। ये जोंग मिन की कहानी दोबारा शुरू होती है, इस बार बदले और अपनी किस्मत बदलने की जिद के साथ। वो जल्दी से कपड़े पहनता है, बेड पर बैठी लड़की को इग्नोर करता है जो पूछ रही होती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो ड्रॉर खोलता है और अपने माँ बाप की छोड़ी हुई लग्जरी कार्ड को देखता है, जो पिछली जिंदगी में कभी उसने ही किया था। उसे पता है कि अपोकलिप्स के बाद पैसा बेकार हो जाएगा, तो उसे अभी काम में लाना होगा। लड़की उससे इग्नोर होने पर गुस्से में आती है और जवाब मांगती है, तो वो सीधा बोल देता है कि उससे चिनजुन के साथ उसके अफेयर का पता है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स शुरू हुआ, उसने उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की, पर उसने उसे धोखा दिया। उसने चिनजुन पर भरोसा कर लिया और जोंग को छोड़ दिया। अब वो कहती है कि जोंग का उससे या चिनजुन से कुछ कहने का हक नहीं है। उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो सिर्फ जुन के चेहरे और ताकत से जलन करता है। इस सब के बावजूद जोंग उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि चिनजुन पर भरोसा ना करे। उसे पता है कि चिनजुन सिर्फ 3 कैन्स खाने के लिए भी उसे बेच देगा, पर वो जानती नहीं। वो लड़की पर टाइम बर्बाद नहीं करता और अपनी तैयारी शुरू करता है, दवाई, खाना और इक्विपमेंट इकट्ठा करना। लड़की चिल्लाते रहती है कि उसने ही जोंग को छोड़ा, वो नहीं। सीन शिफ्ट होता है टैक्सी में। जोंग ड्राइवर को एक बड़ी रकम देकर सबसे पास के हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। हॉस्पिटल में वो मेडिसिन इकट्ठी करता है जो आने वाले अपोकलिप्स में बहुत ही कीमती होंगी। बाहर आते ही एक औरत उसे चोर कहकर चिल्लाते हैं, पर वो कहता है कि पैसा काउंटर पर रखा है और उसके पास समय नहीं है समझाने का। फिर वो एक आउटडोर गेयर शॉप जाता है जहां से अपना पूरा कॉम्बैट गेयर रेडी करता है। वहां वो एक मशेटी देखता है जो उसके पुराने लाइफ की याद दिलाता है और उसे 10 गुना ज्यादा दाम देकर खरीद लेता है। शॉपकीपर खुश होता है कि उसने ज्यादा दाम दे दिया, पर जोंग को असली खतरा अभी आना बाकी है। टैक्सी लेकर वो हेडे मेंशन की तरफ चलता है, जहां उसके याद के मुताबिक अपोकलिप्स का पहला ट्रेड व्हील मिलने वाला है। ड्राइवर ने जल्दी से गियर बदला, उसे कसकर पकड़ने के लिए कहा। सड़क पर दौड़ते हुए ड्राइवर ने मुश्किल से एक पैदल यात्री को टक्कर मारने से बचाया। जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ा, उसका दिमाग दौड़ने लगा, याद करते हुए कि क्या उसने कुछ अनदेखा तो नहीं कर दिया। अचानक उसे याद आया द अपोकलिप्स व्हील, जिसे ट्रेड व्हील भी कहा जाता था। ये जीवित रहने के संसाधनों का एकमात्र स्रोत था। पानी, खाना, उपकरण और यहाँ तक कि विशेष क्षमताएं, सब कुछ केवल उस पहिए को घुमाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। उसे सबसे पहले वहां पहुंचना था। उसकी याददाश्त के अनुसार पहली के पास होनी चाहिए।
लेकिन टैक्सी को उच्च स्तरीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया। बिना रुके उसने ड्राइवर को रास्ता बनाने के लिए कहा, ये वादा करते हुए कि वो किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा। ड्राइवर ने आदेश का पालन किया और आगे बढ़ा, जबकि चिंतित पुलिस वालों ने अतिरिक्त बल बुलाया। कार जल्दी ही एक सुनसान क्षेत्र में पहुंची और धीरे धीरे रुक गई। बाहर निकलने से पहले उसने ड्राइवर को रुकने और क्षेत्र छोड़ देने का सुझाव दिया। उसने ये भी कहा कि ड्राइवर को बाद में कम भीड़ वाले स्थानों की ओर जाना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकला, उनका पीछा कर रहे गार्ड्स ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसकी शांत मुद्रा को देखकर एक गार्ड ने कहा कि एक टैक्सी ने उनके गार्ड रेल को तोड़ दिया था और उस पर भागने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुलिस वाले ने उसे मूर्ख न बनने की चेतावनी दी। स्थिति के बावजूद वो शांत रहा और उसे आकाश में ऊपर देखने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस वाला ये पूछ पाता कि कहाँ, उससे पहले एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज़ तेज हो गई और उसे जवाब देने का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे एक युग परिवर्तनकारी युद्धपोत प्रकट हुआ, जिससे पुलिस वालों के चेहरे के भाव गुस्से से बदलकर भय में बदल गए। जॉन्ग को ठंडा पसीना आया, क्योंकि ये दृश्य ठीक वही था जो 10 साल पहले हुआ था। उसने सोचा कि निर्माता ने पहिया क्यों छोड़ दिया और लोगों को संघर्ष में क्यों धकेल दिया। अपनी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ निश्चित, उसने इस अवसर को मजबूत बनने और पलटवार करने के लिए पकड़ा। जैसे जैसे अंतरिक्ष युद्धपोत धीरे धीरे पास आ रहे थे, जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या आ रहा है, वो ऑनलाइन साझा करने के लिए तस्वीरें लेते रहे। लेकिन वो बेहतर जानता था। वो जानता था कि हमला शुरू होने में केवल कुछ ही क्षण बाकी थे। उस समय में दुनिया एक जीवित नरक में बदल जाएगी। जल्द ही वो पास के विला के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, खुद को एक डिलीवरी मैन के रूप में प्रस्तुत करते हुए। उसे याद था कि सर्वनाश के पहियों की पहली लहर जल्दी ही दिखाई देगी। जब युद्धपोतों का हमला बंद होगा, पहिए उतरेंगे। जब इलेक्ट्रिक गेट की आवाज आई तो वो बिना झिझक के अंदर चला गया। अंदर की महिला, जो अपनी उपस्थिति में निस्संदेह आकर्षक थी, उसे संदेह से देख रही थी। उसने जोर देकर कहा कि वो डिलीवरी मैन नहीं है और जानना चाहती थी कि वो कौन है। उसने उसे चेतावनी दी कि वो चला जाए या वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए, ये जानते हुए कि उसके पास कोई लड़ाई का कौशल नहीं है और वो आसन खतरे से पूरी तरह से अनजान थी। जैसे ही महिला और विरोध करने वाली थी, बाहर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद डरावनी चीखें सुनाई दी। उसका पेट कस गया जब उसने देखा कि विशाल अंतरिक्ष युद्धपोत एक बेड़ा छोड़ रहा है जो कारों और इमारतों से टकरा रहा था। जिज्ञासु दर्शक खतरे से अनजान होकर पास आ गए, केवल ये देखने के लिए कि जहाज खुल गए और उनमें से एक हरी धुंध निकली जो उनकी ओर बढ़ी। कुछ ही सेकंड्स में धुंध में फंसे लोग भयानक मृत जीवों में बदल गए। एक आदमी ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। दोस्त पहले ही एक घातक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसने उस पर बिना रहम के हमला किया। उसके लिए जिसने सर्वनाश का सामना किया था, बाहर का अराजकता कुछ नया नहीं था, लेकिन महिला चीखों और विनाश से स्पष्ट रूप से हिली हुई थी। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने जोर देकर कहा कि वो तुरंत उसके घर से चला जाए। स्पष्ट रूप से उसकी इरादे को लेकर अनिश्चित थी, लेकिन वो उसकी घबराहट से बेपरवाह उसे नज़रअंदाज करते हुए रसोई से आ रही एक अजीब चमक को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी ओर दौड़ा और खुद को एक विशाल सुनहरे पहिए को घूरते हुए पाया, जो रहस्यमयी तरीके से उसके सामने प्रकट हो गया था। जिज्ञासु और चिंतित महिला भी उसके पीछे रसोई में गई और विशाल पहिए को देखकर स्तब्ध रह गई। पहिए के केंद्र में एक ग्रे क्रिस्टल था, जो संकेत देता था कि ये एक क्रिस्टल पहिया था। इसके बावजूद उसने संतोष की लहर महसूस की। उसे पता था कि ये क्रिस्टल व्हील भी कुछ मूल्यवान पेश कर सकता है, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला संदेह से भरी हुई थी। ऐसा कुछ अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? उसे उसके संदेह की परवाह नहीं थी। वो व्हील के अंदर के पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने एक ताकत बढ़ाने वाली दवा देखी, जो किसी व्यक्ति की ताकत को 2 या 3 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पहिया एक्टिवेट करने के लिए कोई क्रिस्टल नहीं थे। जब उसने पहिए को और करीब से देखा तो उसने कुछ असामान्य देखा। आमतौर पर स्तर 1 के पहियों को केवल 5 क्रिस्टल्स की जरूरत होती थी, लेकिन उसे 7 की जरूरत थी। इस अंतर ने उसे विश्वास दिलाया कि इसके भीतर कुछ और भी मूल्यवान छिपा हुआ है। एक और नजर डालने के बाद उसने एक पुरस्कार देखा, एक लकी कार्ड। महिला उसकी बड़बड़ाहट से उलझन में आखिरकार पूछ बैठी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने समझाया कि लकी कार्ड किसी व्यक्ति की अनोखी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, जैसे उनकी शारीरिक शक्ति को सुधारना या उन्हें एक साथी जानवर प्रदान करना।
उसके मन में ये सवाल था कि वो महिला अभी तक क्यों नहीं बनी। ये हो सकता है कि उसके पास प्रतिरोध हो। उसने सोचना शुरू किया कि वो मददगार हो सकती है, शायद भविष्य में एक विश्वसनीय सहायक भी। लेकिन महिला उसकी व्याख्या से आश्वस्त नहीं थी। वो अभी भी उसे संदेह की नज़र से देख रही थी। उसने महिला को बताया कि बाहर की चीखें अचानक बंद हो गई हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक हुआ होगा। खतरे को नज़रअंदाज करते हुए उसने बाहर जाने और खुद देखने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये एक घातक गलती थी। खामोशी का मतलब था कि ज्यादातर चीखते हुए इंसान पहले ही म्यूटेंट में बदल चुके थे, अब और चिल्ला नहीं सकते थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक मृत प्राणी उस पर झपटा। वो पीछे की ओर लड़खड़ाई, जमीन पर गिर गई और दहाड़ते हुए मानव से बचने का संघर्ष करने लगी। लेकिन वो जल्दी ही उस पर हावी हो गई, उसे नीचे दबा दिया। जैसे ही लग रहा था कि उसका अंत हो गया है, हवा में एक चमकदार रोशनी कटी और मृत प्राणी का सिर लुढ़क गया। चकराई हुई महिला ने ऊपर देखा तो उसे अपने ऊपर खड़ा पाया। उसकी माछेटी ताजे खून से चमक रही थी। उसने समय रहते उसे बचा लिया था। वो झुका और राक्षस के सिर से क्रिस्टल निकाला। महिला ने उसे घूरा। अचानक महसूस किया कि ये बिल्कुल उसके रसोई में रहस्यमय पहिए जैसा दिखता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से समझ पाती कि क्या हुआ था, दो और मृत जीव खुले दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उसने चेतावनी देते हुए चिल्लाता उसे पीछे देखने के लिए कहा। एक पल में वो घूम गया। दो मृतकों का सामना करते हुए एक तेज तरल गति में उसने उनकी पहुंच से बाहर झुककर एक बार वार किया। दोनों प्राणियों को एक ही घातक प्रहार में गिरा दिया। महिला ने सदमे में देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने महसूस किया कि वो वास्तव में कितना घातक था। वो उसे एक साधारण आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन अब उसने देखा कि उसने कितनी कुशलता से म्यूटेंट्स को संभाला ना, और ये देखकर वो रह गई। अपने सदमे में महिला ने उसका नाम पूछा। अपना परिचय देने के बाद उसने हाथ बढ़ाया, उसे खड़ा किया और फिर उसके नाम के बारे में पूछा। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गई। उसकी पिछली जिंदगी की अफवाहों वाली 9 तारा विशेषज्ञ, वो दिग्गज हस्ती जो अकेले ही पूरी दिव्य सेनाओं का सामना कर सकती थी, फिर भी यहाँ वो थी, बस एक नाजुक लड़की, उस शक्तिशाली अस्तित्व से बहुत दूर जिसे वो जानता था। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया से हिल गई। शिनफेई ने उससे जवाब मांगे, ये जानने की मांग की कि बाहर क्या हो रहा था। उसने बिना झिझक उसे बताया कि पृथ्वी पर आक्रमण हो चुका है। जैसा कि वो देख सकती थी, अधिकांश लोग पहले ही बन चुके थे। उसने समझाया कि हालांकि उसे अभी तक नहीं पता था कि आक्रमण के पीछे कौन है, दुनिया भर में कुछ लोग जैसे वे दोनों संक्रमित नहीं हुए थे। उसने ये भी बताया कि वो मृतकों के सिर से क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था, उसे छोटे चमकदार वस्तुएं दिखाते हुए जो इस नई दुनिया में जीवित रहने की कुंजी थी। उसकी विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद उसने बाहर की गंभीर स्थिति को समझा और सुझाव दिया कि उन्हें सरकार या सेना से मदद लेनी चाहिए। लेकिन उसने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वे संस्थाएं शायद हमले के कुछ ही मिनटों में ढह गई थीं। जहां तक वो देख सकता था, पूरी पृथ्वी मृतकों के लिए एक खेल का मैदान बन गई थी। उसके दिमाग में गणनाएं दौड़ रही थीं। अगर जेन अपने पिछले जीवन में एन-स्टार विशेषज्ञ बन गई थी, तो उसके पास कुछ असाधारण गुण होने चाहिए जो अभी भी छिपे हुए थे। उसे एक सहायक की आवश्यकता थी और वो उसे सही उम्मीदवार लगी। इसलिए उसने उसे इस नए मृतकों की दुनिया के जीवित रहने के नियम सिखाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने समझाया, वे पहिए थे जिन पर मानवता सर्वनाश से बचने के लिए निर्भर थी। अधिकांश आपूर्ति उनसे आती थी, लेकिन एक पहिया सक्रिय करने के लिए मृतकों के सिर से निकाले गए क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी। पहिए के इनाम जितने मूल्यवान होते हैं, उतने अधिक क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। वो तेज होने के कारण जल्दी समझ गई कि वहां और भी पहिए होने चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता था। वो ये नहीं बताना चाहता था कि वो पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया, ये सुझाव देते हुए कि वो पहिया घुमाने की कोशिश करे जबकि वो बाहर का शिकार करे। जाने के लिए मुड़ते हुए वो दरवाजे पर रुका और उसे सख्त चेतावनी दी कि उसके पीछे दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दे और किसी भी परिस्थिति में बाहर न जाए। इसके साथ ही वो बाहर निकल गया, फिर से मृतकों का सामना करने की तैयारी करते हुए उसे सब कुछ समझने के लिए छोड़ दिया जो उसने अभी सीखा था। सड़क पर मृतक बिना उद्देश्य के भटक रहे थे। उनकी राहें हवा में गूंज रही थीं। उनमें से एक ने कुछ महसूस किया, अपना सर घुमाया, ठीक उसी समय जब उसने उसकी खोपड़ी में एक ब्लेड घुसा दिया।
ताज़ा शिकार की गंध पाकर कई अन्य मृत जीव उस पर झपटे, लेकिन वो कोई आसान निशाना नहीं था। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। उसका शरीर फुर्तीला था, जैसे वो सड़े हुए शरीरों के बीच से निकल रहा हो। अभ्यास के साथ उसने शक्तिशाली वार किए, जैसे वो कुछ नहीं बल्कि सड़ी हुई सब्जियां हों। जैसे ही उनमें से आखिर गिरा, उसने सावधानीपूर्वक उनके माथे से क्रिस्टल इकट्ठा किया। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, उसने अपने पीछे से मदद के लिए बेताब चीखें सुनी। घूमते हुए उसने देखा कि एक लड़की का पीछा 2 मृतजीव कर रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो उसकी ओर दौड़ी और डर के मारे उसके पीठ के पीछे छिप गई। बिना हिचकिचाए वो आगे बढ़ा और उन मृतजीवों का सामना किया। एक तेज गति से उसने अपनी तलवार लहराई, उन्हें तेज और घातक वारों की श्रृंखला में टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने लड़की की ओर देखा, उसका व्यवहार बदल गया। वो उस पर पागलपन से झपटी। उसका मुंह भयानक चीख के साथ खुला और वो उस पर झपटी। शुक्र है वो तैयार था। एक ही तरल गति में उसने हाथ बढ़ाया, उसका सिर पकड़कर अपनी तलवार सीधा उसके माथे में घुसा दी, खतरे को समाप्त कर दिया। फिर भी शुरू होने से पहले ही वो हैरान रह गया। जब वो 11 क्रिस्टल लेकर लौटा, उन्हें उन 3 क्रिस्टल में जोड़ने पर, जो उसने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे, ये रहस्यमय धातु के पहिए पर 2 बार घुमाने के लिए पर्याप्त था। वो उसे देख रहा था। उसने सावधानीपूर्वक क्रिस्टल को एक-एक करके स्लॉट्स में रखा। जैसे ही आखिरी क्रिस्टल गायब हुआ, पहिया तेजी से घूमने लगा। दोनों उत्सुकता से देख रहे थे। उसने चुपचाप कुछ उपयोगी दवा के लिए प्रार्थना की, जबकि पहिया तेजी से घूम रहा था। जब यह अंततः धीमा होकर रुका, तो पहिए ने 4 डिब्बे खाना बाहर निकाला। वो उन्हें घूरता रहा। निराशा की लहर उसके ऊपर से गुजर गई। सर्वनाश के दौरान डिब्बाबंद खाना एक दुर्लभ विलासिता थी, लेकिन ये वो नहीं था जिसकी उसे अब जरूरत थी। वो कुछ ऐसा चाहता था जो उन्हें लड़ने का मौका दे, न कि सिर्फ और अधिक आपूर्ति। स्थिति को और खराब करने के लिए जिन ने पहले ही ज़ॉम्बी का शिकार करते समय बिना खराब हुए खाने का बड़ा भंडार संगठित कर लिया था, जो उन्हें कुछ समय तक चलाने के लिए पर्याप्त था। इस समय डिब्बाबंद खाना खाना एक कीमती घुमाव का लग रहा था। अपनी लगातार खराब किस्मत से निराश होकर उसने उसके पास एक विचार के साथ मुड़कर सुझाव दिया कि वो इसे आजमाए, सोचते हुए कि उसकी किस्मत उससे बेहतर हो सकती है। उसने उसे बचे हुए क्रिस्टल दिए, उम्मीद करते हुए कि इस बार पहिया कुछ अधिक मूल्यवान पेश कर सकता है। एक बार फिर पहिया सक्रिय होने वाला है। उसने जिस तरह से क्रिस्टल रखे, क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है, या वो इस मुद्रा के साथ एक गुप्त स्तर खोलने वाली है? पहिया घूमने लगा और दोनों सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। उसने सोचा कि सर्वनाश की शुरुआत में हर स्पिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये तेजी से लड़ाई की क्षमताओं को बढ़ा सकता था। लेकिन एक पल बाद वो स्तब्ध रह गया। इस बार पहिया एक अत्यंत मूल्यवान उन्मूलन कार्ड पर रुका। उसने समझाया कि ये कार्ड उसे एक इनाम को हटाने की अनुमति देता है, भले ही ये अभी आवश्यक ना लगे। उसने विश्वास किया कि इसका मूल्य तब स्पष्ट होगा जब महत्वपूर्ण उपकरण और कौशल के लिए घुमाया जाएगा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या उसकी किस्मत हमेशा इतनी अद्भुत होती है? उसने साझा किया कि वो हमेशा भाग्यशाली रही है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक से अतिरिक्त बोतलें प्राप्त करना हो, अंडे फोड़कर बड़े पुरस्कार जीतना हो, या सुपरमार्केट की लकी ड्रॉ में एक जीवित गाय जीतना हो। इससे वो जो लगातार खराब किस्मत से जूझ रहा था, लगभग उदास महसूस करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि की किस्मत उसके भाग्यशाली शरीर के कारण हो सकती है। उसकी उत्तेजना में उसे निहारते हुए वो व्यंग से मुस्कुराया। अगर उसके पास जीतने वाला शरीर था, तो वो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए दृढ़ था। अगले दिन सुबह सुबह उसने दिन के उजाले में मृतकों को मारने की तैयारी की। उसका दिन का लक्ष्य 100 क्रिस्टल इकट्ठा करना था। उसकी आत्मविश्वासपूर्ण दृढ़ता को देखकर उसने तय किया कि वो आलस नहीं कर सकती। उसने इस महान संरक्षक का समर्थन करने और 100 क्रिस्टल के योग्य भोजन बनाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद वो हांफते और थके हुए लौट आया। उसके पास उसके लिए 2 खबरें थी, और उसने पूछा कि वो कौन सी पहले सुनना चाहती है। उसने अच्छी खबर चुन ली। अच्छी खबर ये थी कि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से ज़ॉम्बियों से भर गया था, लेकिन उसने उन्हें सभी को हटा दिया था। इस प्रभावशाली अपडेट ने उसे रोमांचित कर दिया और उसने उत्सुकता से बुरी खबर पूछी। बुरी खबर ये थी कि उसने पूरे क्षेत्र की खोज करने, हर घर, कमरे और छिपे हुए स्थान की जांच करने के बावजूद केवल 21 क्रिस्टल ही इकट्ठा किए थे। उसकी थोड़ी निराशा देखकर उसने उसे आश्वस्त किया कि ये क्रिस्टल अभी भी पहिए पर कई बार घुमाने के लिए पर्याप्त हैं।
उसने उससे पूछा कि क्या खाने के लिए कुछ है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। जल्द ही व्यंजन परोसे गए, लेकिन उनकी उपस्थिति शायद कुत्तों के लिए भी अप्रिय थी। उसने झिझकते हुए स्वीकार किया कि वो खाना बनाने में बहुत कुशल नहीं थी और थोड़ी उदासी के साथ सुझाव दिया कि अगर उसे खाना बिस्वाद लगे तो वो हमेशा फ्रिज में रखे डिब्बों से खा सकता है। कम आकर्षक प्रस्तुति के बावजूद उसने एक बड़ा निवाला लिया और उससे कहा कि इसका स्वाद अच्छा है, भले ही ये भयानक दिखता हो। उसके कहा कि उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने उसकी खाना बनाने को नकारा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सर्वनाश से बचकर और भी बुरा सामना किया था, जिसमें मृत मानव मांस खाना भी शामिल था। इसीलिए भूख और प्यास उसके सबसे बड़े डर थे। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वे पहिए के पास गए ताकि वो उन क्रिस्टल का उपयोग कर सके जो उसने इकट्ठा किए थे। उसने अपनी किस्मत साबित की, क्योंकि पहिए ने उन्हें लगातार 2 बार व्यावहारिक हथियारों से पुरस्कृत किया, एक बंदूक और एक क्रॉसबो। फिर उसने उसे बचे हुए क्रिस्टल दिए, उसे इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया। उसने सिर हिलाया, कहा कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। बिना रुके उसने उसका हाथ पकड़ा, उस पर फूंक मारी और ईमानदारी से कहा कि उसने अपनी किस्मत उसे दे दी है। उसके इस इशारे से वो शर्मा गया, अपनी हैरानी और आभार छुपा नहीं सका। पहिए पर 6 पुरस्कार बचे थे और उन्नत जीन दवा पाने की संभावना अब 6 में से 1 थी। उसने जल्दी से कुकी विकल्प को हटाने के लिए उन्मूलन कार्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया, उनकी संभावनाओं को सुधारने की उम्मीद में। लेकिन इससे पहले कि वे पुनर्विचार कर पाते, त्याग कार्ड पहिए को छू गया और अचानक जल उठा। उसकी आंखें विश्वास में चौड़ी हो गई। जैसे ही कार्ड ने संपर्क किया, उनका निर्णय पक्का हो गया। अब 5 में से 1 के मौके के साथ वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बिना एक पल की देरी किए उसने क्रिस्टल डाल दिए ताकि घुमाव शुरू हो सके। जैसे ही पहिया घूमने लगा, दोनों ने जोरों से प्रार्थना शुरू कर दी। चाहे पूर्वी अमिताभ को बुला रहे हों या पश्चिमी यामीन को, उन्होंने हर संभव दिव्य शक्ति को पुकारा। जैसे ही पहिया धीरे धीरे धीमा हुआ और तीर हरी औषधि की बोतल पर रुका, उनके चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे उन्होंने जैकपॉट जीत लिया हो। वास्तव में उन्होंने सोने पर हाथ मारा था। शरीर सुदृढ़ीकरण औषधि के साथ ये कोई साधारण इनाम नहीं था। ये खेल परिवर्तन था जो उपयोगकर्ता की युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति को कम से कम 3 गुना बढ़ाने में सक्षम था, विशेष रूप से सर्वनाश के शुरुआती चरणों में। एक कठोर दुनिया में जहां जीवित रहना एक विलासिता थी, इस तरह की शरीर सुदृढ़ीकरण औषधि अत्यावश्यक थी। उत्साहित होकर उसने उसे तुरंत औषधि पीने के लिए कहा। हालांकि उसके मन में एक अलग योजना थी। उसे घटकने के बजाय उसने सावधानीपूर्वक उस शक्तिवर्धक औषधि को अस्पताल से ली गई कुछ के साथ मिलाया। दोनों को एक ट्रे में डाला। उसने उसे समझाया कि इन दोनों पदार्थों को मिलाने से औषधि की मात्रा 2 गुनी हो सकती है, जिससे 1 बोतल 2 में बदल जाएगी। उसने आगे बताया कि जो पहिया वे इस्तेमाल करते थे वो अनोखा नहीं था। कई अन्य विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे, प्रत्येक अपने स्वयं के इनाम बोर्ड के साथ सुसज्जित था। अतिरिक्त बोतलों के साथ जो उन्होंने बनाई थी, वे अन्य बचे हुए लोगों के साथ मूल्यवान कौशल कार्ड या विशेष दवाओं के लिए व्यापार कर सकते थे। इस रणनीति ने उनकी तत्काल शक्ति को बढ़ाया और बार्टरिंग और बातचीत के अवसर खोले, जिससे सर्वनाश में दीर्घकालिक जीवित रहने की उनकी संभावनाओं बढ़ गई। जल्द ही 2 नई बनाई गई शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां उनके सामने आ गई। वो उससे पूछने ही वाली थी कि उसे दवा बनाने का तरीका कैसे पता था। फिर भी इससे पहले कि वो पूरी कर पाती, उसने जल्दी से बातचीत का रुख बदल दिया, ये बताते हुए कि चिकित्सा पानी का तापमान बहुत अधिक है और इसे तुरंत कम करने की आवश्यकता है। फिर उसकी ओर मुड़ते हुए उसने जोर दिया कि उसे प्रक्रिया के हर विवरण और सही तापमान समानकों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार औषधि बनाने की बारी उसकी होगी। उसने सिर हिलाया, पहले से ही आत्मविश्वास महसूस कर रही थी कि वो इस काम को संभाल सकती है। औषधि बनाने का काम खत्म करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर से वही सवाल पूछ लिया कि उसे ये सब कैसे पता था। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, पहाड़ से खटखटाने की आवाज ने उन्हें बाधित कर दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने उसे चुप कराते हुए जल्दी से ऊपर खींच लिया। क्रमित होकर उसने पूछा कि वो इतना चिंतित क्यों लग रहा था। उसने समझाया कि ये आवाज एक परिवर्तित बदबू के कीड़े से आई थी। संक्रामक वायरस के कारण ये टिड्डे नरभक्षी कीड़ों में विकसित हो गए थे। जबकि वे व्यक्तिगत रूप से ठोस नहीं थे, वे झुंड में शिकार करते थे और एक को देखना मतलब था कि पूरा झुंड पास में था। निश्चित रूप से थोड़े से प्रयास के साथ परिवर्तित टिड्डियों का झुंड दरवाजा तोड़कर उनके पास सीढ़ियों पर चढ़ आया। तो उन्होंने दरवाजे को रोकने के लिए एक अलमारी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी कि ये कीड़े जितने दिखते हैं उससे महत्वपूर्ण हैं। वे पौधों को भी संक्रमित कर सकते थे और उन्हें मांसाहारी जीवों में बदल सकते थे। जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, फिर से धमाके की आवाजें शुरू हो गई, इस बार और भी तेज। वो चौंक गए और स्वाभाविक रूप से उसके बाहों में कूद गई। उसने शायद सोचा होगा कि कीटनाशक भूल जाओ, हमें यहाँ तुरंत कुछ शालीन स्प्रे की जरूरत है।
हालांकि उसने उसे डरने से मना किया, ये आश्वासन देते हुए कि वो उसके लिए वहां है, और उसके शब्दों ने उसे सहज महसूस कराया। दरवाजे को लगातार पीटते देखकर उसने महसूस किया कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो जल्दी से निर्णय लिया कि उसे बाथरूम में छिपा दे, जबकि वो आने वाले झुंड का सामना करने की तैयारी कर रहा था। तो जब उसने चिंतित होकर पूछा कि वो इतने सारे के खिलाफ कैसे जीवित रहेगा, तो उसने आश्वासन दिया कि इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो ताकत बढ़ाने वाला औषधि निकाला जो उसने अभी तैयार किया था, दुष्प्रभावों से अवगत होते हुए, लेकिन ये जानते हुए कि ये उसका बेहतर मौका था। उसने बिना किसी दूसरी सोच के उसे पी लिया। जैसे ही उसने औषधि पी, उसके शरीर में एक तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। वो पीड़ा में तड़पने लगा, जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। लेकिन जब दर्द उसे हरा देने की धमकी दे रहा था, तब परिवर्तित भृंग आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वो फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन औषधि का प्रभाव शुरू हो गया। क्या ये उसका अंत था? बिल्कुल नहीं। एक पल में हवा में स्टील की चमक चमकी, एक भृंग को भेज दिया। औषधि की शक्ति से प्रेरित होकर वो क्रियाशील हो गया। घातक सटीकता के साथ झुंड पर झपट पड़ा। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी, जिससे वो नर्क की गहराइयों से आए यमदूत जैसा लग रहा था। दवा के साइड इफेक्ट्स का दर्द असहनीय था, जिससे वो गुस्से में चिल्लाने लगा। जब वो लड़ रहा था, परिवर्तित भृंगों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने चुनौती भरी गर्जना की और आगे बढ़ा। उसकी तलवारों ने बेरहमी से काटने और छेड़ने की उन्माद में उसने भीड़ को चीर दिया, अपने पीछे विनाश की एक रेखा छोड़ते हुए। हरे रंग का परिवर्तित खून दीवारों और फर्श पर बिखर गया जब उसने आखिरी जीवों को काट डाला। अंततः जब पिछला भृंग गिरा, वो विनाश के बीच खड़ा रह गया। थकी हुई लड़ाई से भारी सांस लेते हुए उसका शरीर लड़ाई और औषधि के प्रभावों से कांप रहा था। जब उसने फर्श पर बिखरे हुए टूटे हुए अंगों को देखा, तो उसके मन में एक कचोटती हुई संदेह। टिड्डियों के झुंड का प्रकट होना हमेशा एक टिड्डी रानी की उपस्थिति का संकेत होता है। अगर रानी को नहीं निपटाया गया तो झुंड अनंत रूप से प्रजनन करता रहता। जब वो इस पर विचार कर रहा था, एक विशाल उपपरिवर्तित दिखाई दिया। ये टिड्डी रानी थी। अपनी मारी गई संतानों को देखकर क्रोधित रानी ने उस पर हरे रंग का तरल पदार्थ फेंका। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और बाल बाल बचते हुए अवलीय स्प्रे से बच गया। तरल ने जिस चीज को भी छुआ, उसे जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन वो डरा नहीं। जब रानी ने फिर से उस पर आक्रमण किया, तो उसने पीछे हटना बंद करने का फैसला किया। वो हवा में तेजी से उछला, रानी के ऊपर से उड़ते हुए अपनी तलवार को उसकी पीठ में जोर से घोंप दिया। उसने हड्डी कंपा देने वाली पीड़ा की चीख, दर्द में तड़पते हुए, लेकिन वो अडिग था। वो इस सिद्धांत पर चलता था कि जब आपका दुश्मन सबसे कमजोर हो, तब वार करो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार के हैंडल को घुमाया, फिर उसे और गहरा धंसा दिया। कुछ ही पलों में रानी की ताकत खत्म हो गई और वो भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। पराजित लड़ाई के बाद वो आखिरकार बाथरूम की ओर लड़खड़ाते हुए चला गया, ये जानते हुए कि जितना वो खुद को धकेलेगा, औषधि के दुष्प्रभाव उतने ही बुरे होंगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो बाहों में कूद गई, उसे कसकर पकड़ लिया। अपनी थकान के बावजूद उसने एक आराम की भावना महसूस की और उसे धीरे से कहा कि रोना मत, उसे याद दिलाते हुए कि आंसू सर्वनाश में सबसे बेकार चीज है। धीरे धीरे वो खुद को शांत करने में सफल रही। हालांकि ऐसे बुरे नपने से बचाए जाने का झटका अभी भी बना हुआ था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और बाहर का खूनी दृश्य देखा, तो उसका पेट मचल गया। जब वो ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि वे लाशों के ढेर को कैसे निपटाएंगे, उसने एक चौंकाने वाली टिप्पणी की। उसने अनायास ही कहा कि ये सभी ताज़ा स्वादिष्ट शासमी हैं, ये संकेत देते हुए कि समय के साथ ये उनका भोजन स्रोत होगा। जब उसने अविश्वास में उसकी ओर देखा, तो उसने समझाया कि 1 साल बाद खाद्य आपूर्ति दुर्लभ हो जाएगी और ये मुतंत बचे हुए कुछ खाद्य संसाधनों में से एक होंगे। उसने समझाया कि सर्वनाश में भोजन 3 मुख्य स्रोतों से आएगा: अवशेष खाद्य पदार्थ, पहिए से प्राप्त भोजन और झुंड के शव। म्यूटेंट खाने के विचार से उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई, लेकिन वो हमेशा व्यावहारिक ने बताया कि इन जीवों को खाना नरभक्षण का सहारा लेने से कहीं बेहतर था। ये सोच उसे और भी अधिक खिला गई। असहाय होकर उसने जो कुछ भी मिल सका उससे खुद को लैस किया और टूटे हुए अंगों को काटने का गंभीर कार्य शुरू किया। जल्दी उसके पास बड़े और छोटे मांस के टुकड़े एक बर्तन में जमा हो गए। उसने उसकी तेजी से अनुकूलन क्षमता को देखकर उसकी प्रशंसा की कि वो इतनी जल्दी इस भयानक काम की आदत डाल रही है। लेकिन जल्दी वो उसके पास अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए आया और कहा कि उसे और मृत क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना होगा। उसने उसे आश्वस्त किया कि वो वापस लौटेगा। जब वो उसे जाते हुए देख रही थी, वो फिर से खतरे में चला गया। पूरी तरह से जानता था कि उसे उनके अस्थायी आश्रय से और भी दूर जाना होगा। जब वो सुनसान सड़कों पर चल रहा था, उसकी इंद्रियां सतर्क रहें किसी भी गतिविधि के संकेत को सुनने के लिए। फिर भी उसे केवल मृत और गिरे हुए इंसानों के भयानक अवशेष मिले। उनके शरीर सड़क पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी भूले हुए संसार के फेंके हुए टुकड़े। जैसे ही वो एक चौराहे के पास पहुंचा, अचानक मदद की पुकारों ने हवा को चीर दिया, जिससे उसे अचानक रुकना पड़ा। चौंककर उसने अपने आप को
कोसा, सोचते हुए कि ऐसी स्थिति में कौन मूर्ख इतनी लापरवाही से चिल्लाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जानबूझकर आसपास के सभी मृतकों को अपनी ओर बुला लिया हो। चौराहे पर उसकी नजरें एक लड़की पर पड़ी जो जमीन पर बैठी थी। उसकी निराशाजनक पुकारें सुनसान सड़कों में गूंज रही थी। बिना एक पल की देरी किए वो दौड़कर उसके पास गया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा कि वो चुप रहे, इससे पहले कि वो और अधिक मृतकों को आकर्षित कर ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीखों की गूंज ने अब एक भीड़ को आकर्षित कर लिया था जो शंकरी गलियों से होकर सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपनी तलवार और आगे बढ़ते हुए मृतकों पर घातक वार किया। उसके प्रयास के बावजूद उनकी संख्या बहुत अधिक थी। समय खरीदने के लिए बेताब उसने उसे भागने का आदेश दिया, जबकि वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अपनी घबराहट में उसने पास में खुला दरवाजा देखा। बिना सोचे समझे वो अंदर दौड़ गई और चिल्लाई, उसे जल्दी करने और छिपने के लिए कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसके पीछे आते हुए मृतकों को नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजे की ओर तेजी से दौड़ लगाई। जैसे ही वो अंदर फिसला, उन्होंने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सांस ले पाते, एक सड़ी गली हाथ अचानक दरार से बाहर निकला, जिससे वे लगभग डर के मारे उछल पड़े। उस पल का आतंक उनके पीले चेहरों पर झलक रहा था, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा था। समय गवाए बिना वे सीढ़ियों पर दौड़ पड़े, लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि उसकी ताकत घट रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और थकान के कारण उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। जैसे ही वो लड़खड़ाई, एक मृत जीव ने उसके पैर को पकड़ लिया, उसे सीढ़ियों से नीचे खींचते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट की उसने प्रतिक्रिया दी। अपनी बड़ी तलवार को एक शक्तिशाली चाप में घुमाते हुए एक सटीक वार से मृत जीव की पकड़ को काट दिया। उसने उसे फिर से खड़ा किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई थी। सीढ़ी अब मृतकों से भरी हुई थी जो सभी दिशाओं से उनकी ओर बढ़ रहे थे। फिर जब अराजकता उन्हें घेरने की धमकी दे रही थी, एक अचानक चक्काचौंध करने वाली रोशनी शंकरी खिड़की से फूट पड़ी, दृश्य पर एक अजीब अलौकिक चमक डालते हुए। उसने रोशनी की ओर मुड़कर देखा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने स्रोत को पहचाना। आकाश से उतरती हुई एक चमकदार सफेद वस्तु जो अंधेरे सीढ़ियों को एक प्रकाश स्तंभ की तरह रोशन कर रही थी। उसे अचानक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ, ये कालकोठरी की चाबी थी, एक अत्यधिक शक्तिशाली वस्तु, और अब ये उनकी पहुंच में थी। उसके पिछले जीवन में उसने सीखा था कि कालकोठरी की चाबी सर्वनाश में सबसे दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुओं में से एक थी। ये कालकोठरी रहस्यमय भूमि तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था, एक ऐसी जगह जो आशा और आश्चर्य से भरी हुई थी। यहाँ तक कि शीर्ष अनुभवी लोग भी इसे चाहते थे। हालांकि किसी ने भी इसे कभी हासिल नहीं किया था। वो दृढ़ था, रहस्यों की कुंजी उसकी होनी चाहिए। जब वो विचारों में खोया हुआ था तो उसके पीछे से उसने अचानक चिल्लाते हुए कहा, अमर से सावधान रहो। वो मुड़ा और देखा कि क्रूर अमर सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था, उसने कमर की ओर निशाना बनाते हुए। डॉक्टर ने उसे जकड़ लिया और वो ठंडे पसीने में भीग गया। घबराहट में उसने मुट्ठी से उस मृत जीव के चेहरे पर प्रहार किया, खुद को बचाते हुए और उस प्राणी को कोसते हुए। जब मृत जीव उस पर हमला करने के लिए उसके कमर की ओर बढ़ा तो उसने सोचा, वाह, यहाँ तक कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है। अब गुस्से से भरा हुआ उसने फैसला किया कि वो 10 मृत जीवों से एक बार में निपटेगा। गलियारा संकरा था, सुरक्षात्मक मुद्रा और पलटवार के लिए एकदम सही था। जैसे ही वो वार करने वाला था, एक दूसरा हाथ छायाओं से आ गया। शांत रहते हुए उसने अपनी तलवार को सटीकता से चलाया। हाथ कटकर गिर गया, हरे रंग का तरल फर्श पर बिखर गया। एक फ्लैशबैक में हम उसकी जिंदगी कुछ दिन पहले देखते हैं। उसके पास सब कुछ था, प्रशंसक, प्रसिद्धि, भौतिक संपत्ति और ज्ञान। सचमुच वो स्वर्ग की प्रिय थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बिखर गया था। उसके रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि उसके पिता भी मांसाहारी म्यूटेंट बन गए थे। वो असहाय घुटनों के बल बैठी रह गई जब वो अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रही थी। उसने देखा कि मृतक जमीन पर पराजित पड़े थे। खुशी से अभिभूत उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसकी आंखों के सामने सभी खतरों को समाप्त कर दिया था। उसकी राहत को रेन की डांट ने बाधित किया। अगर वो जीवित रहना चाहती थी तो उसे समय बर्बाद नहीं करना था, उन्हें चाबी ढूंढनी थी और जल्दी से कार्य करना था। इस वीडियो के भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।